जैसे ही आइसोटोप की डिस्कवरी हुई उसमें पता लगने लगा कि एवरेज एटॉमिक मास जो है ना वो फिर प्रॉब्लम करने लगा था, और वो 15.99 आएगा, इसके हिसाब से प्रॉब्लम आने लगी थी। यहाँ पे डिनोमीटर में एग्जैक्टली 1 नहीं होता है। बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी ने जो कार्बन पे जब उसने काम किया तो उसने 1965 में सीट में 1961 होगा, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ, मतलब ईयर इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट, वही है ना। और उस पर मैं ज्यादा आपको कुछ कंफर्म करके भी नहीं बता सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं मेरे हिसाब से तो मुझे 1965 ही याद है। तो यहाँ पे कार्बन 12 को अपना क्या लिया गया, अपना रेफरेंस लिया गया, और कार्बन 12 को रेफरेंस लेकर फिर आकर आगे जाके जो है ना वो, है ना, इसी को लेकर अब तक हम लोग काम करते आए हैं। और हमें एक यूनिट की आवश्यकता थी, जैसे हमने एएमयू बनाया, 1 एएमयू बनाया, और 1 एएमयू किसके बराबर निकल के आया, जो कि यही था 1 एएमयू, 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब सीधा फंडा ये है कि आपका रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में, एटॉमिक मास किसी के आपको रिस्पेक्ट में लेना है, आदर्श एटॉमिक मास किसी के रिस्पेक्ट में लेना है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इस समय जो है ना, इस समय जो रिलेटिव एटॉमिक मास हो चुका है वो कितना हो चुका है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो हो चुका है वो हो चुका है एटॉमिक मास डिवाइड बाय 1 एएमयू, ये हो चुका है, एटॉमिक मास डिवाइड बाय 1 एएमयू, ये हो चुका है, ठीक है। सो 1 एएमयू इज नथिंग बट क्या होगा, 1 एएमयू इज इक्वल टू क्या है, 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इसी को 1 एएमयू माना गया। और 1 एएमयू क्या बन जाता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ये जो मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन का जो अप्रोक्सीमेशन है, इक्वलिटी है, 1 एएमयू के बराबर है, ये केवल कार्बन में ही सबसे अच्छे से संभव है ना, ये कार्बन में ही सबसे अच्छे से संभव है। अदरवाइज क्या होगा, बाकी किसी भी एलिमेंट में उतना अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए पूरी दुनिया जो है ना वो कार्बन को यूज कर पा रही है ना। हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास के डिनोमीटर में, yes, if denominator is 1 then Rm is equal to atomic mass। yes, एटॉमिक मास जो है ना, अभी मैं समझाता हूँ, 10 रुको, आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, सारी बातें आपको समझ में आ गई है ना। कितने लोगों ने आज न्यू ज्वाइनिंग है, एग्जैक्टली 1 नहीं है, एग्जैक्टली एक्चुअली कार्बन का एटॉमिक मास जो है ना वो 12 एएमयू एग्जैक्टली आ जाता है, जिसको अपन 12 आ जाता है एग्जैक्टली, ठीक है ना। इसलिए क्या है, उसका 1/12 करने पे 1 आ जाता है। ये अप्रोक्सीमेशन जो है ना, ये जो 1 आना, ये बाकी जगह पे उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है ना, उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो प्रभात, आयुष, है ना, तो आप लोग बस आप लोग क्या कीजिए, अभी तो आपका जो कंटिन्यू करते समय आप लोग, जो लोग नए लोग हैं, वो ये देख लीजिए कि 1 एएमयू इज द मास, जो 1 एएमयू मास है वो बेसिकली क्या है, 1 एएमयू इज द मास जो है ना वो मास ऑफ 1 प्रोटॉन है, और वही मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन भी है। मोल कॉन्सेप्ट में मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन कैसा माना जाता है, इक्वल माना जाता है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन किया है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.67 10 की पावर -24 ग्राम, या 1.67 10 की पावर 27 किलोग्राम, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। हमारी बात समझ में है ना, इस तरीके से। तो आप बस इतना ध्यान, अभी आप अपनी कॉपी में बस इतना ही लिख लीजिए, बाकी आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा कि 1 एएमयू इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसका एक वो भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा प्रूफ भी देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे कि मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ये टेबल आपको दिख रही है, ये टेबल दिख रही है, ये टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मोल कॉन्सेप्ट में नहीं है, ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में 11th की एनसीईआरटी में ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल को देखिए आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुछ जानकारी है,
सिंबल लिखे हैं EPN, एब्सोल्यूट चार्जर लिखे हुए हैं, फिर रिलेटिव चार्जर लिखे हुए हैं, है ना, ठीक है। रिलेटिव चार्जेस भी लिखे हुए, मासेस लिखे हैं, देखो आप यहाँ मासेस लिखे हुए हैं, देखो आप, तो मास जो है ना वो क्या हो रहा है, वो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा लिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, मास थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, 1.67493 इंटू 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज्यादा है ना। AMU में अगर हम बात करें तो AMU में AMU में इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना वो काफी कम आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ना, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। फिर जब अप्रोक्सीमेशन किया है तो दोनों जगह क्या क्या कर दिया है, देखो इलेक्ट्रॉन के मास के सामने क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के मास के सामने क्या लिखा हुआ है, 0, और प्रोटॉन के मास के सामने क्या लिखा हुआ है, 1, और न्यूट्रॉन के मास के सामने क्या लिखा हुआ है, 1। तो केमिस्ट्री ने माने हैं ना, अब तो आप एग्री करते हो कि वास्तव में केमिस्ट्री ने जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को क्या अप्रोक्सीमेट मास कैसे माने हैं, इक्वल माने हैं कि नहीं माने हैं, बोलो। और इलेक्ट्रॉन के मास को क्या माना हुआ है, क्या माना हुआ है, बोलो। हाँ 0 माना हुआ है। और यहाँ पे ये यूनिट भी लिखी हुई, चिंता मत करिए, यहाँ पे यू लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये मास ऑब्लिक यू, यू फॉर किसके लिए, AMU के लिए लिखा हुआ है ना, AMU के लिए लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो ये टेबल आप चाहो तो देख सकते हो, आप NCERT में दे रखी है ना, लेकिन ये क्या है कि ये मोल में नहीं दे रखी है। यस, इलेक्ट्रॉन का है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना वो हमने नहीं माना है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना हमने 0 माना है ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सोडियम का एटॉमिक मास निकालोगे या सोडियम प्लस का एटॉमिक मास निकालोगे, दोनों का एटॉमिक मास सेम ही आएगा, इलेक्ट्रॉन की वेरिएशन से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। करे चले आगे, यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, इस तरीके से है ना रोशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ना। चलो ठीक है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, और एक न्यूमेरिकल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल है कि फाइंड एटॉमिक मास, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट्स, है ना, एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट है कार्बन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, तीसरा एलिमेंट है नाइट्रोजन, चौथा एलिमेंट है हाइड्रोजन, पांचवा एलिमेंट है ड्यूटेरियम, छठवां एलिमेंट है ट्राइसियम, सातवां एलिमेंट है सोडियम, ठीक है, इस तरीके से है। तो 7 एलिमेंट आपके सामने, और उसके बाद आपको एटॉमिक मास बताना है। तो आंसर बनाना शुरू करें। आंसर वही बना सकता है इस क्वेश्चन का जिसको एटॉमिक मास के बारे में क्लियरिटी हो, एटॉमिक मास की आपको इमेज समझ में आती है, आपका माइंड जो है ना वो इमेज के फॉर्म में सोचता है। जैसे कि मैंने कहा संडे, तो संडे से क्या इमेज आई आपको, संडे से क्या इमेज आई, संडे से क्या इमेज आई दिमाग में, हॉलीडे आ गई ना। तो वैसे ही एटॉमिक मास को देख के आपको क्या इमेज आती है आपके माइंड में, एटॉमिक मास को देख के आपके माइंड में क्या इमेज आती है, ये इमेज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, मास ऑफ सिंगल एटम। एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ सिंगल एटम, एक एटम का मास, एक न्यूक्लियस का मास, मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो बस उनका ही मास निकाल दीजिए, आ जाएगा। तो कार्बन पे काम करें तो कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन में कितने प्रोटॉन थे, 6 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे। एक प्रोटॉन का मास किसके बराबर था, एक प्रोटॉन का मास किसके बराबर था, हाँ 1 प्रोटॉन का मास किसके बराबर है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना लिखा हुआ है, बोलो 1 mu लिखा हुआ है। तो 6 प्रोटॉन का मास किसके बराबर हो जाएगा, 6 mu के
एक न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर है? हाँ, एक ही mu के, तो 6 का किसके बराबर होगा? 6 mu के। आंसर क्या आ जाएगा? 12 mu। ये आंसर आएगा। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 नहीं होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 U होता है या 12 AMU होता है ना। जो लोग विदाउट यूनिट लिख रहे हैं वो गलत लिखेंगे ना। हाँ, 12 U लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ये तो पहला हो गया। दूसरा का आंसर बना लें। दूसरा आंसर है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन? 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। 8 प्रोटॉन और 8, तो 8 AMU इसका हो जाएगा। 8 AMU इसका हो जाएगा, दैट बिकम 16 AMU हो जाएगा। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन एटम? थर्ड की बात करते हैं नाइट्रोजन एटम की। 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो दैट बिकम 7 AMU 7 AMU, दैट बिकम 14 AMU। ठीक है। और एच एटम की बात करते हैं। क्या ख्याल है एच एटम के बारे में? एच एटम में जो प्रोटॉन होता है ना, 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो 0 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। तो 1 प्रोटॉन होगा तो क्या होगा? 1 AMU आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग ड्यूटेरियम समझते हैं? ड्यूटेरियम, डी समझते हैं? डी समझते हैं? डी, व्हाट इज डी? डी इज द ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इट इज 1H2। 1H2 होगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन भी यहाँ पे एक होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी एक होता है। तो इलेक्ट्रॉन को अपने को लेना नहीं है, ये अपना 1 AMU हो जाएगा, ये अपना 1 AMU हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। दोनों को मिला के क्या हो जाएगा बोलो? 2 AMU आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही हम लोग 6 नंबर पे टी की बात करें। टी क्या होता है? 1S3 होता है, ये भी आइसोटोप होता है। तो 1 प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। तो इसका कितना आएगा? 1 AMU आएगा। इसका कितना आएगा? 2 AMU आएगा। इसका तो 0 कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट बिकम 3 AMU। ट्राइसियम का, इसको ट्राइसियम बोलते हैं ना। व्हाट अबाउट सोडियम? सोडियम में 1123 ऐसे लिखा जाता है। ये वाला नंबर प्रोटॉन की संख्या बताता है, ये वाला नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या बताता है। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन होगा और 12 न्यूट्रॉन होगा। ये 11 AMU होगा, ये 12 AMU होगा, इससे 23 AMU हो जाएगा। डी को ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। ठीक है। आई थिंक टी है, ट्राइसियम है ना, टी, ट्राइसियम, ट्राइसियम ये होना चाहिए। ठीक है। नहीं नहीं, सभी में नहीं होता है, सभी में न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमेशा इक्वल होगा, इसीलिए मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया है, क्योंकि बाकी सारे में है ना। हम्म। तो सर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का बता दीजिए। आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं ना। आइसोटोप्स का आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होगा तो प्रोटॉन की संख्या सेम होगी। तो अगर वो डिफरेंट है तो उनमें न्यूट्रॉन ही डिफरेंट हो सकते हैं श्रेयांश। तो आइसोटोप्स ऐसी चीजें होती हैं जिनमें न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं ना। नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन का 0 क्यों होता है ना। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, उसमें केवल वही प्रोटॉन ही होता है। ठीक है। हाँ, आइसोटोप्स आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक नंबर सेम का मतलब प्रोटॉन की संख्या तो सेम ही आएगी। अब एटॉमिक मास में क्या होता है? एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है, तो प्रोटॉन तो बदला नहीं जा सकता, तो न्यूट्रॉन को बदल दिया जाता है। हाँ। ठीक है। इस तरीके से अभी बताते हैं, क्लोरीन के बारे में भी बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे।
तो जो एटॉमिक मासेस है बेसिकली क्या होता है 23 AMU जो है ना वो बन जाता है। मतलब ये मत सोचिएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं। कभी कभी न्यूट्रॉन की मतलब केमिस्ट्री में जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाते हैं, N/P रेशियो देखा जाता है। तो N/P रेशियो शुरुआत के कुछ 20 एलिमेंट तक 1 है, फिर N/P रेशियो की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, N/P रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है। दोनों का मतलब हो सकता है। N/P रेशियो N/P रेशियो 1 कब आएगा? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन N/P रेशियो 1 से छोटा भी आ सकता है, N/P रेशियो 1 से बड़ा भी आ सकता है ना? ठीक है ना? आपको ये याद करने पड़ेंगे, है ना? ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस जो है ना, वो आपको पीरियोडिक टेबल से याद करने पड़ेंगे। ठीक है? वो आपको याद करने पड़ेंगे ना, तो उसी वहीं से आपको पता चलेगा। थ्योरी हम आपको रेडियो एक्टिविटी करके हम एक चैप्टर पढ़ाते हैं, वहां पे इनकी स्टेबिलिटी वगैरह इन सब चीजों को, है ना, एटलीस्ट शुरुआत के 40 एलिमेंट जो है ना, जो शुरुआत के जो 40 एलिमेंट है वहां तक के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। वैसे दिए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको याद होंगे तो ज्यादा, और याद हो जाते हैं, हर साल बच्चे करते हैं, याद कर लेते हैं, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ठीक है। धनंजय क्या बात है? हम्म नहीं, मैं N/P रेशियो की बात सिर्फ इतनी बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे हमारे पास शुरुआत के कुछ एलिमेंट है जहाँ पे N/P रेशियो कैसा रहता है, N/P रेशियो जो है ना वो कैसा रहता है, 20 एटॉमिक मास तक क्या रहता है ना, N/P रेशियो जैसा है वो 1 के बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर रहते हैं, बाद में न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर मिलते नहीं है। बाद में जैसे सोडियम वगैरह में आपने देखा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर नहीं है। तो ये मत सोचना कि एटम में हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर रहती है। वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है ना। एग्जाम्पल आप देख लो यहाँ से, मेरे ख्याल से 20 जो एलिमेंट है ना, 20 आप यहाँ तक देख लो, कैल्शियम तक आता, कैल्शियम तक आते आते आता होगा, देख लो कैल्शियम तक होगा 20-40 करके आता है। कैल्शियम में भी होता है ना 20 कैल्शियम का एटॉमिक नंबर और 40 एटॉमिक मासेस होता है, वहां तक होता है, उसके बाद चेंज होने लगता है ना, इस तरीके से। ओके, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, और तो ये आपने एटॉमिक मास के बारे में समझ लिया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक प्रोटॉन का मास 1 mu कैसे होता है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था भाई। एक प्रोटॉन का मास, ये डिस्कशन जो हुआ था, एक प्रोटॉन का मास, श्रेयांश जायसवाल, एक प्रोटॉन का मास 1 mu कैसे आया था, ये मैं समझा चुका हूँ पिछले क्लास में। पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ है इस बारे में बात में। ठीक है। हाँ, सोडियम में चेंज कुछ एलिमेंट में हो रहा होगा चेंज, मतलब एग्जैक्टली जो है ना, देख लेना, वो जब आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई जाएगी वो पढ़ा देंगे आपको N/P रेशियो के बारे में, हम लोग नहीं पढ़ाते। तो N/P रेशियो के बारे में आपको बता दिया जाएगा, इसमें कोई अपने को इसमें कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में आपको याद करने से ही काम चलेगा, है ना। केमिस्ट्री में आपको याद करने से ही काम चलेगा, और कुछ नहीं है ना। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस जो है ना आप याद कर लीजिए। वी आर नॉट गोइंग टू बी इन, मतलब रेडियो एक्टिविटी पे नहीं जाएंगे, है ना। बस मैं जस्ट आपको आइडिया दे दिया कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है। यहाँ तो याद ही करना है भाई, यहाँ तो याद करना है, फिर याद दिला। बाकी आपको स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस वो सब चीजें जो है ना, फिजिक्स में आप जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको पढ़ा दी जाएगी। ओके, नाउ पीसी में भी याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम, दुनिया का कोई भी एग्जाम जो क्वालिफाई किया जाता है वो मेमोरी के बेसिस पर ही क्वालिफाई किया जाता है ना। मेमोरी को जो समझ, मतलब मेमोरी को जो बेस मिलता है वो आपकी समझ से मिलता है। तो आप अगर समझोगे तो आपको याद ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा रहता है। बट लेकिन एग्जाम में जो स्पॉन्टेनिटी है, एग्जाम में जो क्विकनेस है, वो आपकी मेमोरी के बेसिस पर ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मेमोरी नहीं है तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, फिर आप कुछ और काम करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एग्जाम कोई भी, दुनिया का कोई भी एग्जाम जो है ना,
अच्छी तरीके से वो मेमोरी के बेसिस पर ही क्वालिफाई होता है ना। और मैं ऐसा नहीं है कि एकदम रट्टा रट्टा मारेंगे, रट्टाफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ समझ कर उसको याद रखना, समझ कर उसको याद रखना। जैसे मान लो कोई ये भूल ही जाए कि 1 AMU 1 प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, जैसे कुछ हमारी क्लास में आज अभी किसी ने पूछा कि 1 AMU मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर कैसे होता है, तो उन्होंने फिर ये डिस्कशन जो हुआ था पिछले क्लास में, उस डिस्कशन को भूल गए कि कैसे मैं यहाँ मास ऑफ 1 प्रोटॉन और कैसे मैं मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन पे पहुंचा था। वो चीज भूल गए हैं, वो चीज भूल गए तो उनको प्रॉब्लम होएगा, है ना। तो ये पूरा डिस्कशन मैंने किया था इस तरीके से, है ना। लास्ट क्लास वीडियो कुछ तो मैं यूट्यूब पे डाल ही रहा हूँ, मैं अपने लेक्चर यूट्यूब पे डाल दूंगा। और अगर आप चाहो तो रेजो सर पे मिलना हो तो मैं रेजो सर पे रिकॉर्ड कर देता हूँ, आपको क्लाउड पे वहाँ मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप चाहो वैसा कर दूंगा मैं, है ना। और वरना आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मुझे मिल जाएगा, आपको है ना, दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम्म। हाँ तो ठीक है, मैं क्लाउड पे रिकॉर्डिंग कर दूंगा तो मिल जाएगा आपको, ओके। मेरा मेरा चैनल मेरे नाम से ही है, DS सर केमिस्ट्री क्लासेस, आप सर्च करो मिल जाएगा आपको, है ना। केमिका ये इस नाम से है, केमिका केमिका केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से आप यूट्यूब सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या तो मैं अपने पर्सनल कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ या रेजोनेंस के सर्वर पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड फाइंड मास ऑफ फाइंड मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम, ये क्या होगा। हाँ 2K सब्सक्राइबर। सो मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम। सो कुछ लोग आंसर 12 ग्राम दे रहे हैं। 12 ग्राम समझते हो आप लोग कितना दिखाई, 12 ग्राम समझते हो। ये आपको रिंग दिखाई दे रही है, मेरे हाथ में रिंग दिखाई दे रही है, दिख रही है ना, है ना। ये जो रिंग है ना, ये 10 ग्राम का है। एक एटम की बात कर रहा हूँ, केवल एक एटम की, एक एटम जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसकी बात कर रहा हूँ। और आप 12 ग्राम आंसर कर रहे हैं, कैसे हो सकता है, एक एक एटम का मास 12 ग्राम कैसे हो सकता है। हाँ, कितना आएगा बोलो। वन कार्बन एटम का मास कितना आएगा बोलो। यस, सो वन कार्बन एटम का मास जो है ना वो कितना आएगा। वन कार्बन एटम मतलब वन न्यूक्लियस का मास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन वाला ही है। तो 6 AMU प्लस 6 AMU, दैट बिकम 12 AMU। लेकिन मैंने आपसे AMU में नहीं पूछा है, मैंने आपसे आंसर किस में पूछा है, ग्राम में। तो आप क्या कीजिए, आप ग्राम 1.67 इसको वैल्यू रख दीजिए, AMU की 1 AMU की वैल्यू रख दीजिए। मतलब यू कैन थिंक लाइक दिस कि 12 × 1 AMU, जो ये इस तरीके से हो जाएगा, 12 × 1 AMU। Now put the value in 1 AMU, so that become 20.04 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये हो जाएगा। हम्म, ठीक है, इस तरीके से जो है ना वो आप काम कर सकते हैं, ये सुनो। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और लिखिए। और एक क्वेश्चन है कि 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव मास 10 की पावर 20 atoms of an element have mass equal to 20 gram. Find
mass of one atom of an element in AMU, बताइए। 10⁻20 atoms of an element have mass 20 gram. Find the mass of one atom of an element in AMU. कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे? अर्जुन कुमार जी, एन तो हमने बताया नहीं अभी आपको, आप कहाँ से डिवाइड कर दोगे? एन तो हमने आपको बताया ही नहीं है, जो आप बताया जा रहा है उसी से आप करो। कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है आपके लिए, क्या कि 10⁻20 एटम्स का मास जो है ना वो कितना है ना? आपको सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है, वो 20 ग्राम है, ठीक है। हाँ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग वन एटम का मास निकाल लेंगे। वन एटम का मास कितना आ जाएगा? वन एटम का मास आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻19 ग्राम। ये कितने एटम का मास है? ये एक एटम का मास है, किसमें? ग्राम में, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? मास ऑफ वन एटम तो चाहिए। तो मास ऑफ वन एटम अगर मुझे ग्राम में चाहिए होता तो मेरा आंसर यही था, अगर मुझे ग्राम में चाहिए होता। लेकिन मुझे किस में चाहिए है? मुझे एएमयू में चाहिए है। तो अब आप जानते हैं कि वन एएमयू की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, है ना, 24 ग्राम। और मास ऑफ वन एटम कितना है? ये है। तो एएमयू तक पहुंचने के लिए क्या करूं? 1.67 10⁻24 से डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं? डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइड कर देता हूं तो 2 × 10⁻⁻19 ग्राम डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम पर एएमयू आता है, वन एएमयू का है। ग्राम से ग्राम खत्म, एएमयू ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 डिवाइड बाई 1.67, सो यू विल गेट 1.19 इंटू 10⁻, ठीक है। तो 24 में से 19 चले जाएंगे, 5 इंटू 10⁻5 AMU। सो ये आंसर आएगा। कितनों का ये आंसर सही हुआ है? सही हुआ है, करेक्ट हुआ है, ठीक है। रुकिए जरा, मैं 2 मिनट के लिए चैट बंद कर रहा हूँ। आकाशदीप क्या कह रहा है? सर आई हैव अ रिक्वेस्ट सर, जो आंसर निकाल लेगा वो वर्चुअल थंब अप करेगा, तो फिर आप उसे अनम्यूट करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं वैसे देखता रहता हूँ किसका क्या आंसर आ रहा है, मैं देखता रहता हूँ चैट के ऊपर, क्योंकि काफी समय से लिखता रहता हूँ। लेकिन मुझे जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं, आप लोग अगर आपको किसी को कोई डाउट आता है, कुछ डिस्कशन करना है, तो आप हैंड हैंड रेस किया कीजिए। मैं जैसे ही मैं अपना वो खत्म करूंगा,
छोटा, जहाँ पे मेरे को फुल स्टॉप लेना होता है मैं वहां पे आपसे पूछता हूँ, ऐसा नहीं मैं, देखो आप मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह मैं हमेशा डाउट लेता हूँ, है ना। तो बताओ भाई, अब इसमें किसी को डाउट हो तो हैंड रेस कर लो, मैं एक बार डिस्कस कर सकता हूँ उसके साथ अगर कोई दिक्कत है किसी को भी, वरना जस्ट टाइप NPR, नो प्रॉब्लम, सुपर क्लियर SCR, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है, ओके। चलो भाई, नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, और इसमें तो हुआ क्या यार कि जब हम लोग एक एक एटम पे कॉन्सेंट्रेट किए, तो एक एटम का मास जब निकालने निकले, एएमयू तो बना लिया, एएमयू तो बना लिया कि एटम का मास एएमयू में कैलकुलेट करेंगे, तो बना लिया एएमयू देखते ही, है ना। DS सर अपना मास तो एएमयू में नहीं दे सकते आप, है ना, इस पेन का मास जो है ना, ठीक है ना, एएमयू में तो देना बेकार होगा, मोबाइल का मास भी एएमयू में देना बेकार होगा, एटम वगैरह का मास ही हम लोग एएमयू में देंगे, हमने एएमयू उन्हीं के लिए बनाया हुआ है। लेकिन जब उनको ग्राम में कन्वर्ट किया तो बहुत छोटा मास आ रहा था, इतने छोटे मास को डील करना डेली लाइफ में मुश्किल है, तो लोगों ने क्या किया, कलेक्शन ऑफ एटम की बात करना शुरू कर दिया, है ना। ये लेक्चर तो मैं अपने कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, और है ना, और ये दे दूंगा मतलब उस पे, है ना, और यूट्यूब पे दे दूंगा, ठीक है। आवाज किसकी आ रही है पता नहीं यार, मैं यहाँ तो, मैं घर में अकेले ही बैठा हुआ हूँ, मेरे घर में तो कोई नहीं है। दूसरा डिस्टरबेंस वॉइस कैसे आ सकता है, कौन, किसकी, किसी का माइक ओपन है क्या यार, माइक बंद करो, सब लोग म्यूटेड है यार, इसको बंद करो, आदित्य किशोर बंद करो माइक। हाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, कलेक्शन ऑफ एटम्स का, कलेक्शन ऑफ एटम पे हमने बात करना स्टार्ट किया, और हम लोग एक नई क्वांटिटी पर पहुंचे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक नई क्वांटिटी पर पहुंचे, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसे, है ना, नई क्वांटिटी पर पहुंचे, जिसको हमने नाम दिया क्या, मोल नाम दिया, क्या नाम दिया, मोल, है ना, ठीक है। सब लोग हो अभी इस समय क्लास में, सभी लोग प्रेजेंट, है ना, ठीक है। तो हमने क्या नाम दिया, हमने मोल नाम दिया। अब मोल के बारे में थोड़ा सा, एक कलेक्शन है, कलेक्शन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कहते हैं कि मोल जो ड्राइव हुआ है वो हीप से ड्राइव हुआ है, हीप का मतलब ढेर होता है, कलेक्शन होता है ना, वहां से ड्राइव हुआ है। तो मोल के बारे में आपको बताता हूँ, मेल मोल के बारे में सबसे पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एक ऐसा यूनिट होती है, ये एक ऐसा यूनिट होते है ना। हाँ, बेसिकली क्या था कि हम एक एक एटम के जब मास को देखते थे ना, एक एक एटम के मास को देखते थे, एक एक एटम के मास को देखने के बाद जो है ना, हमें ये पता चलता था कि, है ना, यार बैकग्राउंड वॉइस कैसे आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। यार माइक तो किसी का ओपन ही नहीं है। कोई बैकग्राउंड आवाज मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, आवाज मुझे, मैं तो ईयरफोन लगा रहा हूँ, कुछ आ ही नहीं रहा मुझे। हम्म, और यहाँ मेरे घर में तो कोई है नहीं, है ना। अभी सही है, चलो, ठीक है, चलो। तो हम लोग बात कर रहे थे मोल के लिए, कि मोल पे हम लोग क्यों पहुंचे, हम लोग वापस आते हैं। हम लोग मोल पे क्यों पहुंचे, क्योंकि हम एक एटम के मास को जब ग्राम में देखते थे वो इतना छोटा होता था कि उसके साथ डील कर पाना, है ना,
आ, आ, उसके साथ डील कर पाना क्या था, मुश्किल था। तो हमने कलेक्शन ऑफ एटम्स की बात करना स्टार्ट कर दिया, और कलेक्शन ऑफ एटम्स में हम लोग एक नई क्वांटिटी पर पहुंचे जिसका नाम था मोल, है ना, मोल था, ठीक है। अब मोल के बारे में बात करें तो मोल का पहली इंफॉर्मेशन मोल के बारे में कि ये एक ऐसा यूनिट है। फिजिक्स में सिस्टम इंटरनेशनल की आपने क्या पढ़ा होगा, 7 यूनिट्स पढ़ी होंगी। उस 7 यूनिट में एक यूनिट जो है ना वो मोल भी लिखी जाती है, बाकी 6 तो काफी कुछ फिजिक्स में काम आती हैं, है ना। लेकिन जब आपको यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वहाँ बताया जाता है, तो वहाँ पे एक मोल भी रहती है ना, मोल भी एक यूनिट वहाँ पे दी गई है। मतलब मोल इज नॉट द डिराइव्ड यूनिट, जैसे मीटर पर सेकेंड इज अ डिराइव्ड यूनिट, है ना, वो डिराइव्ड यूनिट है ना, ड्राइव की जाती है, मीटर और सेकंड को मिला के की जाती है। मोल डिराइव्ड यूनिट नहीं है, इट्स अ एब्सोल्यूट यूनिट, इसको यूज किया जा सकता है। दूसरी बात है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक केमिकल काउंटिंग यूनिट है। क्या है ये? केमिकल काउंटिंग यूनिट है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये है कि ये नंबरिंग पे बेस्ड है ना। नंबरिंग जो है ना, क्या होगा, नंबरिंग पर बेस्ड है। नंबर जो है ना वो गिनती पर बेस्ड है ना, उस तरीके से, ठीक है। तो काउंटिंग है बेसिकली। काउंटिंग मतलब क्या हुआ, काउंटिंग का मतलब है कि आप लोग जैसे 1 डजन होता है ना, 1 दर्जन, है ना, दर्जन बोलते हैं, डजन बोलते हैं ना आप इंग्लिश में, डजन, है ना, ठीक है। ठीक है, तो 1 डजन किसके बराबर होता है बोलो, वो क्या होता है, वो 12 आइटम्स के बराबर होता है ना। कोई भी 12 आइटम्स आप ले लीजिए, 12 पेन ले लीजिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू 12 होती है। आपको ऐसा लगता है ना कि, ऐसा नहीं लगता कि 1 दर्जन या 1 डजन भी अपने आप में एक केमिकल काउंटिंग यूनिट है ना, काउंटिंग यूनिट है, हमारे डेली लाइफ में तो हम लोग यूज करते हैं। भाई 12, कोई भी 12 चीजों को उठाकर आप एक जगह रख दीजिए तो वो कलेक्शन क्या माना जाएगा, 12 आइटम्स का कलेक्शन क्या माना जाएगा, क्या माना जाता है बोलो। 1 डजन माना जाता है ना, 1 डजन माना जाता है, 12 आइटम का कलेक्शन 1 डजन माना जाता है। ये आप इस बात से एग्री करते हो, है ना, इस बात से आप एग्री करते हो कि 12 आइटम का कलेक्शन जो है ना वो क्या होगा, वो 1 डजन माना जाता है ना, इस बात से आप एग्री करते हैं, ठीक है ना। इस बात से मतलब नहीं है कि उसकी क्या प्राइस है, इस बात से मतलब नहीं है कि वो कैसे बना हुआ है, कैसा दिखता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल, आप हमें 12 चीजें उठा के एक जगह रख दीजिए, वो हम कलेक्शन को क्या बोलेंगे, 1। तो ये भी किस पे बेस्ड है, 1 डजन क्वांटिटी भी किस पे बेस्ड है, काउंटिंग पे बेस्ड है या नहीं बेस्ड है, या सुनो, काउंटिंग पे बेस्ड है। इसी तरीके से आपका जो मोल भी होता है वो भी काउंटिंग पे बेस्ड है, वो भी काउंटिंग पे बेस्ड है ना, वो भी काउंटिंग पे बेस्ड होता है ना, वो भी काउंटिंग पर, है ना, बेस्ड है। लेकिन ये बड़ा छोटा है भाई, 1 डजन तो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा होता है ना। जो 1 मोल होता है ना, मतलब उसमें ये कहा जाता है, उसके लिए कहा जाता है कि कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स, इतने सारे आइटम्स जब लोगे तो वो कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। वो कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। बेटर तो यही है कि हम आइटम्स को सेम लें, और अगर आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन डेफिनेशन तो हमने सेम के लिए बनाई हुई, दिलीप, है ना। इट्स बेटर कि वी शुड टेक द, बट क्या है कि न्यूमेरिकल वगैरह लगाते समय हम लोग वी कैन टेक नो इश्यू, है ना, कलेक्टिवली हम लोग कह सकते हैं, है ना, ठीक है। और उस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल कलेक्शन है जिसमें कि मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो हो जाएगा, कोई चलेगा नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वी हैव 1 मोल एटम्स ऑफ, ठीक है ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिला के हमारे पास 1 मोल एटम है जिसमें कि इक्वल जो है ना दोनों के नंबर आप मान लो, ऐसे करके आप एक लैंग्वेज बना सकते हो, वहाँ कोई समस्या नहीं है। बट हाँ, हम लोग कोशिश ये करें कि जो कलेक्शन रखें वो सेम चीजों का रखें। तो अगर मान लो आपके पास 6.02 10 की पावर 23 पेन है, तो कलेक्टिवली क्या होगा, वो पेन हो जाएंगे उतने, 1 मोल पेन माने जाएंगे। अगर आपका 6.02 10 की पावर 23 कॉपीज हैं तो आपके पास 1 मोल कॉपी मानी जाएंगे। इतने आपके पास रुपीज हैं तो आपके पास 1 मोल रुपीज होंगे, तो मैं आपको मोलपति बोलूंगा, है ना। जैसे करोड़पति अरबपति होते हैं ना, वैसे अगर आपके पास 6.02 10 की पावर 23 मान लो रुपीज है, तो यू बिकम अ मोलपति, है ना, मोर देन अ करोड़पति एंड मोर देन अरबपति, है ना, ठीक है, दैट बिकम मोलपति, ठीक है।
तो इतना कलेक्शन जो होगा आपके पास उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलपति बोलेंगे, ठीक है। इतना कलेक्शन जो होगा वो मोल्स कहलाएगा, है ना, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? चलो ओके, सूरज ने कुछ पूछना चाह रहे हैं। सूरज क्या पूछना चाह रहे हो, बोलो। आप अपना माइक ओपन कर सकते हो। यस सूरज बोलो। सर हम्म सर हम लोग कोई भी जो पढ़ रहे हैं वो आसान बनाने के लिए ही करते हैं, जो भी करते हैं वो लोग रिसर्च। हम्म तो सर यहाँ पे ये 0.2 जो ये लिखा है, इसका कोई हम्म। स्पेशल कारण है क्या? हाँ कारण है इसके, स्पेशल कारण है इसका, है ना। बस ऐसा नहीं हो सकता कि बस 6 × 10⁻23 रहे? नहीं नहीं ऐसा नहीं, अवोगाड्रो नंबर जो है ना वो एग्जैक्ट नंबर माना जाता है ना। अवोगाड्रो नंबर इज नॉट अप्रोक्सीमेट नंबर, इट्स एग्जैक्ट नंबर माना जाता है ना। वो कैसे आएगा वो बता दूंगा। देयर इज सम एक्सपेरिमेंट आल्सो, देयर आर 3 or 4 एक्सपेरिमेंट भी हैं जिनसे हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, और बाकी इसका थ्योरेटिकल रीजन जो है ना मैं अभी आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है सूरज। हम्म, ओके सर। हाँ। तो ये एग्जैक्ट नंबर माना जाता है ना, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे एक लैंग्वेज, एक मैं कुछ आपसे लिखने वाला हूँ, आप एक स्टेटमेंट लिखूंगा, उस स्टेटमेंट को आप बताइएगा, उस स्टेटमेंट को आप बताना कि जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा। और वो स्टेटमेंट है ये कि 1 मोल क्वांटिटी, 1 मोल क्वांटिटी डज नॉट रिप्रेजेंट एनी मास, ट्रू या फॉल्स। कैन आई ऑल्सो रिकॉर्ड दिस? हाँ रिकॉर्ड कर सकते हो आप। 1 मोल quantity does not represent any mass, true or false? हम्म हम्म। सो 1 मोल क्वांटिटी डज नॉट रिप्रेजेंट एनी मास, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। 1 मोल क्वांटिटी कोई मास को रिप्रेजेंट नहीं करती है। 1 मोल क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? हाँ, डज नॉट रिप्रेजेंट एनी मास, फिर किसको, चीज को रिप्रेजेंट करती है? मास को नहीं रिप्रेजेंट करेगी तो फिर किसको करेगी? यस, इट विल रिप्रेजेंट अ नंबर, इट विल रिप्रेजेंट अ नंबर। ये कलेक्शन, ये नंबर है, ये केमिकल काउंटिंग यूनिट है। जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ पे 1 मोल की जगह मैं लिख देता हूँ, 1 मोल की जगह मैं लिख देता हूँ 1 दर्जन क्वांटिटी, 1 डजन क्वांटिटी डज नॉट रिप्रेजेंट एनी मास, ट्रू और फॉल्स। 1 डजन क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, मास तो ना बताता है यार, 1 डजन तो नंबर ही बताएगा। 1 डजन जो है ना वो नंबर ही बताएगा, है ना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल वहीं पहुंच रहे हो जहाँ पहुंचाना चाह रहा हूँ मैं ना। धीमे धीमे एकदम सर्किट बनते जाएंगे माइंड में और बड़ा अच्छे से आएगा, है ना। एक स्टेटमेंट मैं आपको और देता हूं, और वो ये है कि 1 मोल क्वांटिटी डज नॉट रिप्रेजेंट एनी मास, बट 1 मोल क्वांटिटी हैव डेफिनेट मास, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। सो 1 मोल क्वांटिटी किसी मास को रिपेयर नहीं करती है, बात तो सही है। 1 मोल क्वांटिटी किसी मास को रिपेयर नहीं करती है, लेकिन 1 मोल क्वांटिटी का मास होता है। और हो गई यार, आप दर्जन से समझो ना, डजन से समझो ना। 1 डजन जो होगा ना, 1 डजन क्या रिपेयर करता है? मास तो रिपेयर करता है, 12 आइटम रिपेयर करता है। तो 12, मान लो आप 12 पेन लेकर आए, तो एक पेन का मास होगा ना, तो 12 पेन का भी मास होगा यार।
होगा कि नहीं होगा? तो अगर एक पेन का मास होगा तो 1 मोल पेन का मास भी होगा, यस और नो? तो एक एटम का मास होता है या नहीं होता है, बोलो? तो 1 मोल एटम का भी मास होगा। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट का मास होगा तो उसका आप कितना भी कलेक्शन कर लो, है ना, ठीक है, उसका आप कितना भी कलेक्शन कर लो, क्या होगा, आपका मास आएगा उसमें। सो इट इज ट्रू, है ना, इट इज ट्रू, है ना, इस तरीके से। हाँ, या धनंजय क्या पूछना चाह रहा? भाई 1 मोल में क्या होगा, 1 मोल में कितने कितने भाई आपने मान लो 1 मोल एटम लिया, 1 मोल एटम लिया, 1 मोल एटम का मतलब क्या हुआ, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मान लो 1 मोल एटम कार्बन के लिए, सी एटम के लिए कार्बन लिए, इसका मतलब है 6.0 10 की पावर 23 कार्बन एटम। मैं आपसे कह रहा हूं कि कार्बन के एक एटम का मास होगा कि नहीं होगा, आर्यन यादव? कार्बन के एक एटम का मास होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 1 मोल एटम का भी मास होगा, तो मास तो निकलेगा यार। लेकिन 1 मोल मास को रिप्रेजेंट नहीं करता है। 1 मोल मास, जैसे दर्जन, कोई भी चीज आप 1 दर्जन लेके आओगे, उसका मास होगा या नहीं होगा? कोई भी चीज आप होगा, लेकिन 1 दर्जन मास को थोड़ी ना बताता है यार। 1 दर्जन क्या बताता है? हाँ, 1 दर्जन तो नंबर को बताता है। आप एक बात सुनो, अगर आप किसी को 1 दर्जन पेन भेजोगे तो वो कैसे कंफर्म करेगा कि उसके पास 1 दर्जन पेन आए हैं, मास देखकर या नंबर देखकर? आर्यन, काउंट करके करेगा ना यार, वही तो कह रहा हूं, काउंट करके करेगा, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि ऑब्जेक्ट मासलेस है, ऑब्जेक्ट तो मास है ना ऑब्जेक्ट में। तो एक पेन का अगर मास मान लो 10 ग्राम का होता है तो 12 पेन का 120 ग्राम होगा। अब आप मान लो 12 पेन कुरियर करने गए, अगर आप, है ना, ठीक है ना, अगर आप पेन को कुरियर करने गए तो आपको वेट के हिसाब से चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर आप 1 दर्जन पेन कुरियर करने गए तो आपका वेट के हिसाब से चार्ज लगेगा ना। तो चार्ज क्यों लग रहा है, क्योंकि वेट है यार 1 दर्जन क्वांटिटी का, वेट 1 दर्जन क्वांटिटी का है वेट। तो अब बताओ, अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज करे, मैं उसको फिर समझाऊंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम है, आप, है ना, अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो मैं फिर समझाऊंगा, है ना, वरना यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ, है ना। गैलेक्स की, हाँ बोलो भाई, क्या प्रॉब्लम है बताओ। सुजल बोलो क्या हुआ? गैलेक्सी A10 जिनके पास ये मोबाइल है, क्या है बताइए आप, है ना मुझे। सॉरी सर, गलती से हैंड रेज ही रह गया था उस समय जो ओके, आप कोई बोल बात रहे नहीं, थे। कोई बात, नो प्रॉब्लम, बंद कर, माइक को ऑफ कर लो। किसी ने पूछा है सर 1 मोल मास इज डिफरेंट फॉर, हाँ बिल्कुल। जैसे ये वाला पेन है और एक मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, एक ये मेरा एप्पल पेंसिल है और एक मेरा ये पेन है ना, ये वाला पेन है, ठीक है। तो इस वाले सब्सटेंस के 1 यूनिट का मास डिफरेंट होगा, इस वाले सब्सटेंस के 1 यूनिट का मास डिफरेंट होगा, तो 12 यूनिट का मास डिफरेंट होगा। यू आर गोइंग टू टेक 12 बनानास एंड यू आर गोइंग टू टेक 12 पेन, और इधर यू आर गोइंग टू टेक 12 कॉपीज। तो 12 copies is also called 1 dozen copies and 12 pen is also called 1 dozen copies. So both is having number of items same, but masses are different, cost are different, looks different, बनाने का तरीका different, use different, but only one thing is same which is number, जो number same है ना, उस तरीके से। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम है और आपके पास 1 मोल सोडियम एटम है, तो दोनों लोगों के पास क्या चीज बराबर है? मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम है और आपके पास 1 मोल सोडियम एटम है, तो बोथ वी आर हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स। बट व्हाट अबाउट द मासेस, क्या हमारे पास आपके पास मास सेम है क्या? मास सेम है क्या? मास सेम नहीं, मास डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है डिफरेंट है? क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आपको पता है कि एक कार्बन एटम का मास और एक सोडियम एटम का मास, एक कार्बन एटम का मास और एक सोडियम एटम का मास कैसा है, वो डिफरेंट होगा। तो 1 मोल का भी डिफरेंट होगा, जब एक का डिफरेंट होगा तो 2 का भी डिफरेंट होगा, 10 का भी डिफरेंट होगा, 25 का भी डिफरेंट होगा, और
क्या होगा, और 1 मोल का भी डिफरेंट होगा। आई थिंक आई हैव गिवन सफिशिएंट टाइम। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो जैसे आप हैंड रेज करो, मैं आपको अभी भी बताऊंगा, नहीं तो मुझे आगे चलने दो। आगे चलूं, आगे चलूं, चलो। ओके ओके, चलो चलो चलो, बढ़ो 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 वीर, तुम बढ़े चलो, है ना, चलो, है ना, डन डना डन। तो 1 मोल तो समझ में आया है ना। चलो, जिसको 1 मोल समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं भाई, अब बारी थी कि डेफिनेशन बनाओ, है ना। अब बारी थी कि डेफिनेशन की बात चले, तो डेफिनेशन पे काम कर लेते हैं जरा, डेफिनेशन पे काम कर लेते हैं। तो 1 मोल कैसे डिफाइन किया गया वो आप देखिए। 1 मोल ऐसे डिफाइन किया गया कि नंबर ऑफ 1 मोल इज डिफाइंड एज 1 मोल इज defined as number of atoms present. Now 1 mole is defined as number of, number of entities present. नंबर ऑफ इंटाइटीज में इंटाइटीज के ब्रैकेट में लिख देता हूँ। नंबर ऑफ इंटाइटीज जैसे आपका एटम हो सकता है इंटाइटीज में, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं आपके इंटाइटीज में, आयंस हो सकते हैं, पेन हो सकता है, चेयर हो, कॉपी हो सकती है, चेयर हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। 1 मोल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इंटाइटीज, इंटाइटीज में ये सब हो सकता है, प्रेजेंट, ब्रैकेट में लिखना, एज एग्जैक्टली number of atoms present in 12 gram of, as exactly number of atoms are present in 12 gram of carbon 12 isotope। ये था, ठीक है। तो दोबारा से भाई किसका सहारा लिया गया, फिर से कार्बन 12 का सहारा ले लिया गया, और कहा कि भाई कार्बन 12 के 12 ग्राम ले लो, उस 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम काउंट कर लो, है ना। जितने एटम मिलेंगे वही क्या हो जाएगा, 1 मोल कहलाएगा। सोचो अगर कहीं ऐसा होता, है ना, सोचो कहीं इसका होता कि कार्बन के एक एटम का मास 1 ग्राम आता, तो 12 ग्राम में कितने एटम होते कार्बन के, 12 होते। तो जिसको आज तुम, जिसको अपनी लाइफ में दर्जन बोलते हो, है ना, जिसको अपनी लाइफ में दर्जन बोलते हो, वो आज वो क्या होता, वो 1 मोल हो गया होता। जिसको तुम अभी लाइफ में दर्जन बोलते हो ना, वो 1 मोल हो गया होता, है ना, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, कितने मिलते हैं, है ना। सो वी विल गेट 6.02 into 10 की पावर 23 atoms in 12 gram of carbon 12 isotope, ठीक है। दिस नंबर इज कॉल्ड, दिस नंबर इज कॉल्ड अवोगाड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट थे हमारे अमीडो अवोगाड्रो, उनके ऑनर में इसका नाम दिया गया अवोगाड्रो नंबर, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन और एन ए, ऐसे लिखा जाता है। यस, कार्बन 12 को ही कंसीडर किया जा सकता है ना, केवल कार्बन 12 को ही कंसीडर किया जा सकता है ना। जस्ट मिनट, मैं अभी आपके फिर से आंसर लूंगा, है ना। अभी आप भी बताता हूँ, मेरा मैं वहाँ पहुंच ही रहा हूँ, सारा कुछ मेरा जो सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा, पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा पहुंच जाऊंगा मैं वहां तक, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, एन या एन ए जो है ना वो लिया जाता है, और वो कितना होता है, वो 6.02 इंटू 10 की पावर क्या होता है, 23 होता है, ये हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है ना? तो ये बन जाता है, बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमने क्या किया, जब ये हमने Na डिफाइन कर लिया, मतलब हमें एवोगाड्रो नंबर मिल गया, इसके बारे में मिल गया, तो बाकी सारे जो डाउट्स अभी आपके आ रहे हैं वो क्लियर करता हूँ, उसमें आगे बढ़ता हूँ। हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की, हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की जिसका नाम था ग्राम एटॉमिक मास। क्या नाम था बोलो? ग्राम एटॉमिक मास, है ना? किसी भी किताब में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ऐसा लिखा हुआ है ना? ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास जो होगा उस तरीके से। तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास को जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? ग्राम एटॉमिक मास को लिखा गया है किताबों में एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन बन गया, है ना? तो वो मैं लिखूंगा नहीं ताकि तुम लोग कंफ्यूज मत हो। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन मोल एटम। क्या होता है? मास ऑफ वन मोल एटम। और ये क्या होता है? ये हो सकता है मास ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम। ठीक है, इतने एटम का जो मास होता है वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है ना? और मास ऑफ वन मोल एटम कहलाता है। ओके, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल को करिएगा। क्वेश्चन है फाइंड फाइंड ग्राम एटॉमिक मास, फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट्स। मैं कुछ आपको एलिमेंट बता रहा हूँ, उनके आपको ग्राम एटॉमिक मास बताने हैं। पहला कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा नाइट्रोजन है, चौथा हाइड्रोजन है, पांचवा डिटीरियम है, छठवां ट्राइसियम है, सातवां सोडियम है। ठीक है, अब ग्राम एटॉमिक मास जो है ना, ग्राम एटॉमिक मास वही बता पाएगा जिसको ग्राम एटॉमिक मास का मतलब पता होगा। जिसको ग्राम एटॉमिक मास का मतलब पता होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है, ग्राम एटॉमिक मास का जो मीनिंग है वो क्या मीनिंग है? वो मीनिंग है मास ऑफ वन मोल एटम। एक मोल एटम का मास निकालना है। ठीक है, एक मोल एटम का मास निकालना है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो एक मोल एटम का मास अपने को निकालना है ना? तो कैसे निकालोगे एक मोल एटम का मास? एक मोल एटम का मास निकालने का जो तरीका है, आप मुझे कार्बन के एक एटम का मास बता सकते हैं, कार्बन के सिंगल एटम का मास, एक एटम का मास बता सकते हैं? हाँ, एक एटम का मास आपने कितना निकाला था? 12 AMU निकाला था। तो एक मोल का कैसे निकालोगे? एक मोल का कैसे निकालोगे? इनटू Na करोगे, बिल्कुल सही। तो 12 AMU को हमने क्या किया? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर हमने क्या किया? 12 को ऐसे लिख दिया, 12 AMU को ऐसे लिख लिया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिल्कुल बेसिक बेसिक से चल रहा हूँ, बिल्कुल अल्ट्रा बेसिक से चल रहा हूँ। 12 को ऐसे करके 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम लिख दिया, और इसको 6.02 इंटू 10 की पावर 23 लिख दिया। ठीक है, सो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये रेड पेन से मैंने सर्किल की है, और एक वैल्यू मैं ब्लू पेन से सर्किल कर रहा हूँ। ये जो रेड पेन से और ब्लू पेन से जो सर्किल्ड वैल्यू है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा, वेरी क्लोज टू 1 आ जाएगा। और ग्राम यहाँ पहले से लिखा हुआ है, इस जगह पे ग्राम पहले से यूनिट आ चुकी है ना? तो फाइनली आंसर क्या निकल के आ जाएगा? फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 12 ग्राम आ जाएगा। हम्म, तो हुआ क्या, यहाँ पे हमने एक चीज यूज की है, वो क्या थी? वो थी 1 AMU को अगर आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 ग्राम आ जाएगा। जब आप क्या करोगे, मतलब ये AMU की वैल्यू किस में रखोगे? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, और 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा।
1 ग्राम आ जाएगा। तो ये डेटा मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तुमको ये फील आ गया होगा, अभी मैं समझाता हूँ, है ना, ये सब चीजें। तो ठीक है, अब मैं आपसे बस एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको पूरा सम अप करता हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बता सकते हैं? कार्बन का अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, बोलो? एटॉमिक मास में क्या डिवाइड करूंगा? एटॉमिक मास में क्या गिरा? हाँ, 1 AMU है ना। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12 AMU। और इसमें क्या डिवाइड किया अपन ने? 1 AMU। सो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ गया? 12। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपके माइक ओपन कराऊंगा, है ना। जो लोग बता सकते हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं, कार्बन को अपने माइंड में लेकर आओ, कार्बन के बारे में सोचो, और इन 3 बातों में डिफरेंस बता सकते हो मुझे? कार्बन के रिस्पेक्ट में, कार्बन के रिस्पेक्ट में आप मुझे 12 AMU और 12 ग्राम का डिफरेंस बता सकते हैं? कौन बता सकता है, जरा मुझे हैंड रेस करके बताएं। यस आकाशदीप, यस आकाशदीप, बताइए। आपके आंसर वैसे सही आ रहे हैं, आप सही बताएंगे। हाँ बताइए। सर वो जो 12 AMU है हम्म, सर, वो एक एटम का मास है सर, कार्बन बिल्कुल। के एक एटम का मास हम्म सर। और वहीं जो 12 है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है कार्बन का, हम्म यानी कि विद कंपैरिजन टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इतनी बड़ी लैंग्वेज से ज्यादा अच्छा अपन ये बोले कि विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU। 1 AMU, यस सर। और जो 12 ग्राम है, ये 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन का मास है, 12 ग्राम। यस। सो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मीनिंग समझ में आ रहा है ना अपने आप ही, यस सर। कि वो 1 AMU के रिस्पेक्ट में है। और आपको 1 AMU प्रॉपर किसने दिया था? प्रॉपर एग्जैक्टली 1 AMU पे कौन पहुंचा पा रहा है? वो कार्बन यस ही सर, पहुंचा पा कार्बन रहा है, 12। ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है यार। यस सर। ऑक्सीजन का 15.99 की वजह से एग्जैक्टली 1 नहीं पहुंचा पा रहा है, हाइड्रोजन नहीं पहुंचा पा रहा है 1.008 की वजह से। यस सर। ठीक है, तो वो तुमको कार्बन ही पहुंचा पाता है, इसलिए हम लोग कार्बन के रिस्पेक्ट में काम करते हैं। ठीक है ना, है ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, 6 और 12 लिख लेते हैं ऐसे कार्बन में, और यहाँ पे हम लोग जेड कर लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये जेड होता है, आपको पता है। और जेड क्या होता है? जेड जो होता है पी, अरे यार, जेड जो होता है वो पी के बराबर है, ये एन प्लस पी के बराबर है। ओके ओके, अरुण, यस अरुण, आप बताइए जरा, 12 AMU और 12 ग्राम में डिफरेंस। सर 12 जो होता है वो कार्बन के एक एटम का 1 AMU के रिस्पेक्ट में वो रिलेटिव मास होता है। क्या और हम उसे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं? यस सर। क्या हम उसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं? यस सर। अगर कभी ये स्टेटमेंट आ गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो करेक्ट स्टेटमेंट है? क्या रिलेटिव एटॉमिक मास यस नंबर सर। ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिटर्न करता है? यस सर। हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? Yes. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। है ना। व्हाट अबाउट 12 AMU? Yes. 12 AMU is a mass of one atom of carbon. व्हाट इज 12 ग्राम? 12 gram is the mass of one mole of carbon atom. एंड व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? Gram atomic mass of carbon is 12 gram. 12 ग्राम। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? Atomic mass of carbon is 12 AMU. एंड व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? Relative atomic mass is equals to 12. 12. And what is the mass number of carbon? Mass number of carbon. Mass number of carbon is 12 AMU. हाँ, मास नंबर, नंबर बोला है, एमयू मत बोल लो। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। हाँ, मास नंबर क्या होगा? व्हाट इज द मास नंबर ऑफ 12? एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6. 6। अब आई क्लियरिटी, है ना।
इसको बोलते हैं क्लियरिटी, इसको बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर होना, क्रिस्टल क्लियर होना। ठीक है, ओके। वेदांत बोलो भाई। पुरोहित, सॉरी रोहित, हाँ वेदांत। सर वही बोलना है। सेम बोलना है ना? नहीं सेम नहीं बोलना है, हम एक काम करते हैं, आपको दूसरा देते हैं और हम आपको देते हैं ऑक्सीजन को देते हैं। चलिए आप बताइए ना, थोड़ा आपसे अलग पूछेंगे, ऑक्सीजन के बारे में बताइए। ऑक्सीजन का सबसे पहले आप मुझे ग्राम एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। सर ग्राम एटॉमिक मास, पहले मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं? पहले तो 1 एटम का मास है। हाँ सर। कितना? 16 मीटर पर सेकंड? नहीं सर, 16 AMU लिखेंगे। हाँ भाई बताना, नहीं मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, नहीं मीटर पर सेकंड ऐसा लिखना बोल रहे हैं। 16 इनटू 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। 16 AMU लिखा हुआ है यहाँ पे, 16 AMU इनटू Na कर दो डायरेक्टली, बस एवोगाड्रो हो गया। और ये 16 इंटू AMU किया तो 1 AMU का जो 1 AMU को हम बोलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो 16 ग्राम हो जाएगा ये, है ना? ठीक है, 16 AMU इनटू Na क्या हो जाएगा? 1 ग्राम। 16 ग्राम हो जाएगा, 16 ग्राम एटॉमिक मास। तो आप बताना ऑक्सीजन में 16 क्या है, 16 AMU क्या है और 16 ग्राम क्या है? सर 16 है रिलेटिव एटॉमिक मास किसका? ऑक्सीजन का। और 16 AMU क्या है? 16 AMU है 16 AMU सर वो सॉरी हाँ 16 AMU है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब? सर एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास। हाँ, एक एटम का मास। और 16 ग्राम क्या है? 16 ग्राम है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब? ग्राम एटॉमिक मास का मतलब उसका जो रिलेटिव मतलब ग्राम एटॉमिक मास का मतलब 1 मोल एटम का मास। हाँ, 1 मोल एटम का मास, है ना? ठीक है, हाँ, उस तरीके से 1 मोल एटम का मास, उसी तरीके की लैंग्वेज यूज करना। और इस तरीके से मत बोलना एटॉमिक, कभी एटॉमिक मास पूछा किसी ने तो 16 बोला, नहीं 16 ये नहीं 16 ग्राम, ऐसे नहीं। एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 16 जब बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो, 16 यू बोल रहे हो एमयू तो क्या बोल रहे हो, 16 ग्राम बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो, उस तरीके से ना। अब बाकी सब लोगों के हैंड्स मैं लोअर कर रहा हूँ, सब लोग अपने माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, मैं हैंड लोअर कर रहा हूँ सभी का। अब वो लोग केवल हैंड्स रेज करेंगे जिनको ये समझ में नहीं आया है, जिनको ये समझ में नहीं आया, केवल वही लोग हैंड रेज करेंगे, केवल बस, और कोई नहीं करेगा। और तो उनको मैं समझाऊंगा। यस वेदांत, कहाँ पे दिक्कत आ रही है बोलो, है ना? केवल वो लोग ही हैंड रेज करेंगे जिनको ये बात समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया, सो दिस इज सुपर क्लियर, है ना? तो ये सुपर क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो एनपीआर एंड एससीआर दोनों ही क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज आप और समझो, जब मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि जैसे ही आपने केमिस्ट्री में मोल की बात की, सुनना जो मैं बोलूंगा आपको, है ना? आप लोग हो सकता है पहले कभी मोल वगैरह बनाते आए हो, है ना? अगर आपको मिलीग्राम में कभी मास दिया गया था, पहले मोल बनाया आप लोगों ने, कभी मोल पे काम किया है, मोल पढ़ाया गया था आपको बहुत पहले? हाँ, कुछ लोगों को पढ़ाया गया है, पढ़ा हुआ है ना? हाँ ठीक है, पढ़ा था। तो अगर मैं आपको मिलीग्राम में मास दूं, जैसे मैं आपको मिलीग्राम में मास दूंगा मोल बनाने के लिए, तो सबसे पहला आप क्या काम करोगे, उसको किस में कन्वर्ट करोगे? ग्राम में कन्वर्ट करोगे। मेरा आपसे बस यही क्वेश्चन है कि आप इसे ग्राम में क्यों कन्वर्ट करोगे? अगर मैं आपको मिलीग्राम में मास देता हूँ, किलोग्राम में मास देता हूँ, तो आप इसे ग्राम में क्यों कन्वर्ट करते हो? एनीबडी जो कि हैंड रेस कर सके। चिराग, सुजल, हाँ, आप इसे ग्राम में क्यों कन्वर्ट करते हो? हम इसको ग्राम में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जो हमारे पास यूनिट है, जो हम 1 मोल एटम का जब हम मास निकालते हैं तो वो ग्राम में आता है, तो हम जो मिलीग्राम है उसको ग्राम में कन्वर्ट करके हम उससे वो उसका मोल निकाल सकते हैं कि वो कितना वो। बिल्कुल यही आंसर है। तो बेसिकली यही है कि ग्राम वाली जो, जैसे ही आपने मोल की बात की तो आप सीधा सीधा किस यूनिट पे पहुंच गए?
मोल सर? की बात करते ही आप ग्राम पे पहुंचे हो ना, यस सर। मोल की बात करते ही ग्राम पे पहुंचे हो, मतलब कुल मिला के ये है कि अगर मोल पे अब जब हमने बात करना शुरू किया तो हम ग्राम पे, मतलब मोल का सीधा संबंध ग्राम से है, यस यूनिट सर। से, वो यूनिट से है। इसीलिए आपको अगर मोल पे आना है तो आप ग्राम के थ्रू आ सकते हो, और अगर मोल से अगर आपको मास पे जाना तो आप कहाँ पहुंचोगे? ग्राम पे। ग्राम पे ही पहुंचोगे। आपका मास मोल के थ्रू, कभी भी डायरेक्ट मास आपका मिलीग्राम में नहीं आएगा, किलोग्राम में नहीं आएगा। मास हमेशा किस में आएगा? मोल के थ्रू। अगर आप मोल को यूज करके ग्राम पे जा रहे हो तो, है ना, तो क्या होगा? तो ग्राम में पहुंचोगे, है ना, तो आप ग्राम में पहुंचोगे। उसके बाद आपका ऑप्शन देख लेना, किलोग्राम में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, उसके मिलीग्राम में दे रखा है, उसके हिसाब से आप चेंज कर लेना। लेकिन मोल से डायरेक्टली आप कहाँ पहुंचोगे? डायरेक्टली आप ग्राम पे पहुंचोगे। मोल का सीधा संबंध, मोल का सीधा संबंध किसके साथ है? किसके साथ है बोलो? हाँ, ग्राम के ग्राम साथ। के साथ है। इसीलिए लोगों ने इसका नाम क्या बनाया? इसका नाम क्या बनाया? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। और लोगों ने जो बहुत लाइटली लिख दिया एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, वो बड़ा कंफ्यूजन कर दिया। ठीक है, उससे स्टूडेंट क्या करते हैं, लोग बाग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, जैसे ही ऑक्सीजन है उसका ऐसे लिख लेते हैं 16, इसी को बोलते हैं 16 AMU, और इसी को बोलते हैं 16 ग्राम, है ना, ऐसे करके बोल देते हैं। लेकिन इसके बीच में सब खा जाते हैं, क्या हो रहा है ना। इसके बीच की जो कहानी, मेरे को 2 लेक्चर लग गए समझाने में, है ना, कि एक्चुअली चल क्या रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से लोग करके निकल जाते हैं, बट ये सही नहीं है। अपने को पूरा डीप, है ना, अपने को बिल्कुल डीप रूटेड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का डीप रूटिंग होनी चाहिए एकदम से, ना। ठीक है, तो वाली बात ओके सर। है ना। चलो, अब एक क्वेश्चन था, सुजल का एक क्वेश्चन था कि वो कह रहा था कि 6.022 कैसे आया। तो बेसिकली ये लोग यही करना चाहते थे, इनके दिमाग में चल तो यही रहा था कि इस 16 को हम लोग क्या बनाएंगे, इसी 16 को हम 16 ग्राम बनाएंगे, इसी 16 को 16 AMU बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एवोगाड्रो नंबर को जो बनाने की कोशिश की है ना, वो 1/AMU से ही कैलकुलेट कर लिया था। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा था कि प्रॉब्लम नहीं आए ज्यादा किसी को, प्रोटॉन से शुरू करें। तो इन्होंने जो एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट कर, जो 6.02 वाली जो बात की है ना, वो यहीं से की है, ऐसे करके यहीं से निकाल के लाया, ऐसे करके, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। ओ, गलत लिख गया, सॉरी, 8 लिख देना, 8 लिख देना, 8 लिख देना। इस तरीके से होगा। सो नाउ अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मास कितना निकाल दोगे बोलो? 14 AMU into Na, दैट बिकम 14 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन कितना निकल जाएगा? 1 AMU into Na, दैट बिकम 1 ग्राम। और ड्यूटेरियम कितना निकल जाएगा? 2 AMU into Na, दैट बिकम 2 ग्राम। और ट्राइसियम कितना निकल जाएगा? 1s3 जो था, 3 AMU into Na, दैट बिकम 3 ग्राम। और सोडियम कितना निकल जाएगा? 23 AMU into Na, दैट बिकम 23 ग्राम। ठीक है, वन मोल डज नॉट रिप्रेजेंट एनी मास, वन मोल क्वांटिटी हैव डेफिनेट मास। ये प्रूव कैसे? ये देख तो रहा है बेटा धनंजय, अब तो दिखाई दे रहा है। अब तो वन मोल क्वांटिटी का मास आ रहा है ना। 1 मोल कार्बन का मास कितना आ रहा है धनंजय? है ना, अब तो आ रहा है ना। आप हैंड रेस कर लो, मैं समझा देता हूँ, है ना। ठीक है, अब तो आ रहा है ना। और 1 मोल में कितने एटम होंगे? 6.0 10 की पावर 23 एटम होंगे। अब तो आ गया होगा ना। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ना। अब तो डेफिनेट मास आपके सामने निकल के आ ही रहा है ना। अब तो मतलब 14 ग्राम क्वांटिटी है ना। नाइट्रोजन का कैसे आया? नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन थे, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन थे। तो 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन मिलके कितने हो जाएंगे? 14 AMU हो जाएगा ना। इनटू Na करोगे तो 14 ग्राम हो जाएगा। दीपांक अग्रवाल। ठीक है, ओके, ठीक है, तो मजा आया।
ओके, आकाशदीप ने अच्छे शब्द लिखे हैं अपने टीचर के लिए, अच्छी बात है, थैंक यू। अब अगली क्लास में और मजा आएगा ना, नेक्स्ट क्लास छोड़ना नहीं, अगली क्लास में और मजा आएगा। सुजल क्या बोलना चाह रहा है, बोलो सुजल क्या बोल रहा है, बोलो बोलो। सर हाँ ये 1/AMU जो है हाँ, वो गलती से जो 12 जो 1 ग्राम ऑफ एटम के बराबर आ गया था क्या? गलती से जैसे ये जो 1/AMU है हम्म जो Na है 1/AMU हम्म वो गलती से नहीं, 1 गलती से नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ कि डाल्टन ने इसके पहले हम लोग 12 डाल्टन ऐसे यूनिट यूज करते थे, 1 डाल्टन। बाद में हम लोग एएमयू लेकर आए हैं, पहले डाल्टन यूज करते थे मास वगैरह के लिए, है ना, बाद में एएमयू लेकर आए। तो हुआ क्या था कि केमिस्ट्री वाले लोग हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहे थे, है ना, को लेके चल रहे थे। वही फिजिक्स वाले लोग जो थे ना, क्योंकि उनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रॉब्लम नहीं थी, फिजिक्स वाले लोगों ने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास को ज्यादा बेटर समझा। उनका क्या था कि यार वो यूनिट वगैरह पे काम करना चाहते नहीं थे, और उन्होंने ऑक्सीजन को एक्चुअली रेफरेंस ले लिया, है ना। और ऑक्सीजन में उस समय आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ऑक्सीजन का 16 वाला डिस्कवर हो तो 1/16 लेके काम करना शुरू कर दिया। वो भी ठीक थे क्योंकि मोस्टली ऑक्साइड वगैरह थे, तो उनका कहना यह था कि ज्यादातर कंपाउंड ऑक्साइड है, तो जब भी हम लैब में काम करेंगे तो ऑक्सीजन के बारे में हमें जानना ज्यादा आसान होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को रेफरेंस लेके काम शुरू कर दिया, क्योंकि कंपाउंड अपने पास ऑक्सीजन के ज्यादा थे। तो रिसर्च में भी हम ऑक्सीजन के बारे में क्या कर पाएंगे, थोड़ा ज्यादा जान पाएंगे, क्योंकि वो अपने पास ज्यादा अवेलेबिलिटी थी। फिर क्या हुआ कि ये आगे काम चलता, उधर वो क्या हो गई, ऑक्सीजन के आइसोटोप की डिस्कवरी हो गई, तो 17 और 18 वाले आइसोटोप्स भी आ गए। तो क्या हुआ कि जब नेचुरली ऑक्सीजन उठाया लिया गया उसकी हुई, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला गया, तो वो कितना निकल के आया, वो 15.99 आ गया। तो 1/16 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉब्लम करने लगा, एग्जैक्टली 1 AMU नहीं आया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो साइंस थोड़ा डेवलप हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि एक तरफ बोले केमिस्ट्री वाले ये यूज कर रहे हैं, फिजिक्स वाले ये यूज कर रहे हैं, और ये क्या करके लाए, ये करके इन्होंने देखा कि यार कार्बन जो है ना, कार्बन के नो डाउट आइसोटोप्स होते हैं, 12, 13 और 14 होते हैं, लेकिन 13, 14 का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो जब ये उसका एवरेज लेकर आए ना, तो 12.0 समथिंग निकल के आ गया। तो इन्होंने उसे एग्जैक्टली 12 मान के 1/12 कर लिया और 1 AMU में पहुंचा दिया उसको, है ना। और दोनों को क्या किया, बोले दोनों लोग जो है ना, दोनों लोग आप अपना अपना स्केल छोड़ दो और नया स्केल मानना चालू कर दो। तो एक वो हुआ था, जिसने आईयूपीएसी ने, मतलब जो ने क्या किया था, एक एक टीम बनाई थी, उस टीम का ये रिकमेंडेशन था, तो लोगों ने फिर हाइड्रोजन को भी छोड़ दिया और ऑक्सीजन को भी छोड़ दिया, और किस पे आ गए, कार्बन पे आ गए। तो ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन जो चल रहा था, उस अप्रोक्सीमेशन में बेस्ट अप्रोक्सीमेशन सुजन किसके साथ चल हुआ, कार्बन के साथ। कार्बन के साथ हुआ एक्चुअली, इसलिए लोगों ने कार्बन को एक्सेप्ट किया, ये चीज थी, है ना, ऐसा था। पढ़ना थोड़ा सा है, ये सब हिस्ट्री वगैरह है लिखी है, कभी डालो सर्च वर्च करो, मिल जाएगा सब, है ना, पढ़ा है ना, मैंने भी सब यही सब किताबों से ही देखा हुआ है। तुम लोग भी जब तुम्हें पढ़ने का मन करे कभी ऐसे, तो डाल देना हिस्ट्री ऑफ एएमयू, ये सब जो है ना, इस तरीके से हो जाएगा। आप भेज सकते हो डाउट्स को ना, व्हाट्सएप वगैरह भेज दो, मेरे को टाइम मिलेगा तो। अभी थोड़ा सा देखो, फरवरी तक जो है ना, अभी नहीं मिलेगी, मैं डीपीपी दूंगा, अभी मैं दूंगा, मेरे खुद के भी डीपीपीज है, मैं वो भी दूंगा, खुद का स्टडी मटेरियल भी दूंगा, इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी आपको करना है, दोनों का कर लेना है ना, मेरा खुद का कस्टमाइज है काफी कुछ, आई विल गिव दैट आल्सो, आप लोगों को वो भी दूंगा। तो उस तरीके से वो भी उसमें अच्छे कोई मतलब आ जाएगा ना। व्हाट्सएप ग्रुप भी, कौन सा है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, एक बार मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम लिंक मैं दे देता हूँ, जिनके पास टेलीग्राम लिंक नहीं है, ये लेक्चर में टेलीग्राम लिंक पे है, मैं आपको भेजूंगा, मैं आपको एक हिस्ट्री जो है ना, मैं कहीं से निकालता हूँ आपको, एक कोई एमयू वगैरह की जो हिस्ट्री है वो निकालता हूँ, कहीं भेजता हूँ आपको, है ना, पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो पढ़ना ही, एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी तो जो न्यूमेरिकल अप्रोच है ये मैंने भेज दिया है, वो तो न्यूमेरिकल अप्रोच आपको बताऊंगा ही, नोबडी विल आस्क, बट फिर भी अगर आपने पूछा है तो आपको पता चलना चाहिए, है ना, मैं बता दूंगा। टेलीग्राम आईडी मैंने भेज दिया है। कौन है, स्मृति प्रिया, बताइए क्या हुआ, क्या डाउट पूछेंगे आप। सर आपने वो बताया कि Na नंबर जो हमने एवोगाड्रो नंबर है वो C12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स आ रहे हैं उसको डिफाइन करा।
तो सर वो सेम नंबर को हमने दूसरे एटम्स के डिफरेंट ग्राम्स में वो ऑप्टेन मतलब कोइंसिडेंस हो रहा है कि हमने किसी और तरह से उसको डिफाइन कर रहे हैं? हम एएमयू किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर चुके थे? कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो वही वो जो 1 एएमयू था ना, उसी को अपने को 1 ग्राम बनाना था, आप ये समझ लो बस। तो मतलब हमने जो डिफरेंट ग्राम्स लिए उसमें भी इतने ही एटम्स ऑब्टेन हो रहे थे जब ऑब्टेन, हाँ मतलब बिल्कुल यही बात है, वही अच्छा, आएगा ठीक है। ना। जैसे नाइट्रोजन का 14 ग्राम है तो उसमें भी उतने ही आ जाएंगे, उतने ही आ जाएंगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी बना चुके हो ना, वो तो वही आएगा ना 1 एएमयू इनटू Na जब तुमने कर लिया Yes. तो वो 1 एएमयू इनटू Na करने से वही बात हो गई, सबकी एक जैसी हो गई। तो एक बार जब 1 एएमयू में अपन ने कार्बन को ले लिया था तो मेरे को मतलब हमको यही था कि हम कहीं ना कहीं हम लोग क्या करना चाह रहे थे, जो मास था ना, मास को मास नंबर या ग्राम में कहीं पे भी जाना चाह रहे थे, हम वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वाले नंबर से ही जाना चाह रहे थे, ताकि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट ना हो। यस सर, तो मतलब वही पूछना था कि हम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वाले जितने नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के लिए निकाल रहे थे वो सेम ग्राम में सेम नंबर ऑब्टेन हो रहे थे एटम्स के। सेम ग्राम मतलब में सेम नंबर नहीं? नो सर, मतलब जितने न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर ऑब्टेन हो रहा था, हाँ न्यूक्लियॉन्स के जितने क्वांटिटी ऑब्टेन हो रही थी, अगर हम उसको उस एटम में जब हम Na नंबर को ऑब्टेन कर रहे थे, मतलब हाँ उतने Na एटम्स का जब हम मास निकाल रहे थे तो वो उतना ही ऑब्टेन हो रहा था। जैसे मतलब सोडियम में सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हमारे पास 23 आ रहा था, ठीक है। तो हमने जब उसमें Na एटम का निकाला तो उसमें जो Na एटम्स के मास थे वो भी 23 ग्राम ही ऑब्टेन हो रहा था। हाँ वो 23 ग्राम में होता, वही वही करना चाह रहे थे। अच्छा, वो 23 के ब्रैकेट्स के साथ एएमयू लगा, वही 23 से 23 ग्राम बना। तो वो मतलब सर हमने हाँ C12 इसलिए लिया था क्योंकि वो सेम आ रहे थे, वो, मतलब हाँ कोई उसको ये अप्रोक्सीमेशन करने में हमें बिल्कुल आसानी बैठ रही थी, अच्छा है ना। तो हमें याद कर, वरना हमें क्या करना पड़ता, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अलग से ना याद करने पड़ते, एटॉमिक मास हमें अलग से ध्यान करना पड़ता, ग्राम एटॉमिक मास हमें अलग याद करना पड़ता। अब तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ रहा है ना, यस सर। बस आपको केवल मास नंबर और एटॉमिक नंबर याद हो, बाकी सारा काम अपने आप कर लोगे। भाई कार्बन का 6 और 12 याद हो, केवल कार्बन का 6 और 12 याद हो, इसी 12 से आप 12 एमयू पहुंच जाओगे, इसी से 12 ग्राम पहुंच जाओगे, इसी से आप 12 बता दोगे, एटॉमिक मास बता दोगे, सब कुछ हो गया ना इसी से, एक ही चीज से, थैंक यू सर। है ना, इस तरीके से ना। चलो मजा आया पढ़ा के, ओके चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद, है ना, बाय बाय। नहीं नहीं, कोई पूछ रहा है मेरे से, कौन कह रहा है कि सर, वीर कह रहा है ये पहले कैसे पता था कि नहीं, कभी कभी हमें जो आंसर लाना होता है, जो आंसर लाना होता है हम उसके हिसाब से पीछे की चीजें सेट कर रहे होते हैं। साइंस दोनों तरीके से चलती है, क्या लेके आना है और क्या करना है, दोनों तरीके से चलती है ना। रिसर्च दोनों तरीके से चलती है ना, क्या प्रूफ करना होता है कभी कभी वो हमें पहले पता होता है ना, उसके हिसाब से हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उस तरीके से कभी कभी हम पहुंच भी जाते हैं, लेकिन हम चीजों को रिवाइज भी करते हैं ताकि चीजें ठीक हो जाए, है ना। है ना, इस तरीके से रहेगा। तो ये चीजें जो है ना, इस तरीके साथ में चलती हैं वीर, वो सारी डिस्कवरी जो है ना, चीजें जो है ना एक साथ चलती है, और उसके हिसाब से जो है ना ये है ना चलेगा। ओके ठीक है, चलो। 1 मोल प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 ग्राम, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हो जाएगा आयुष, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके।